तो वी हैव मल्टीपल थिंग्स। तो एबी ओवरसीज में मेनली वी आर मोर इन कैरियर काउंसलिंग। वी कैन हेल्प टू द स्टूडेंट कि एटलीस्ट उसको एक बड़ा क्लियर आइडिया हो कि व्हाट ही वांट टू डू। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बड़े डाउट्स होते हैं कि स्टडी अब्रॉड की प्लानिंग क्या उनको 6th और 7th स्टैंडर्ड से ही कर लेनी चाहिए। एंड यू नीड टू गिव ए वेरी सॉलिड आंसर, रिटर्न टू इंडिया। ये कोर्स करने के बाद मैं इंडिया वापस आऊँगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, एबी ओवरसीज़ ही कोई बंदा क्यों ज्वाइन करे? Hello everyone, today we have Mr. Kamal Dudeja with us, who is the founder of AB Overseas. So welcome sir. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा AB Overseas के बारे में, आपने कैसे इसको स्टार्ट किया, क्या आपको आइडिया आया कि आपको AB Overseas शुरू करना चाहिए? पंकज, आपको पता ही है सारी चीज़ कि एबी ओवरसीज इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट। वाई सो? बिकॉज जब मैं अपने बच्चों के लिए, क्या होता कि एक बार हॉलीडे प्लानिंग कर रहे थे हम लोग घूमने के लिए। जब हॉलीडे प्लानिंग करने लगे, जब ध्यान आया कि हम हॉलीडे प्लानिंग पे इतना टाइम लगा रहे हैं, बट वाई आई एम नॉट एबल टू, मतलब जब बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग होती है हम उतना टाइम क्यों नहीं लगा पाते? जी जी। हमारे पास बच्चे इतने पढ़ने आते हैं, जब पढ़ने आते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस आई। किसी एक कंसल्टेंट के पास गए, किसी ने ओवरचार्ज किया, किसी ने आधी चीज़ कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई। तो स्टूडेंट आगे हमसे पूछता था, सर मेरे पास ना इस कंसल्टेंट के पास गया, वो मुझसे ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, या मेरे को ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब मेरे को उसमें डिस्टिंग्विश करना था तो बड़ी दिक्कत आने लग गई। एंड आई थॉट कि यार हम स्टडी तो कर ही रहे हैं, व्हाई डोंट वी ज्वाइन कैरियर काउंसलिंग। तो मोटो ये था कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको एटलीस्ट हम एक प्रॉपरली गाइड कर पाएँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब आजकल क्या होता है कि बच्चा आया, बच्चे ने 12th लिया है, 10th लिया है, सबसे पहले तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया कौन सी स्ट्रीम लें, क्या क्राइटेरिया है। करेक्ट। दूसरी चीज़ फिर आती है कि अब मेरे को स्ट्रीम तो ले लिया, इस स्ट्रीम का आगे फ्यूचर क्या है। फ्यूचर क्या है, बिल्कुल। अब मैं इंडिया में पढ़ूँ या इंडिया से बाहर पढ़ूँ। मेरे को स्ट्रीम ले ली, इसके अंदर कौन सी कंपनी मिलेगी, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, मेरे को इंडिया में सेटल होना है या इंडिया से बाहर सेटल होना है। तो इट इज़ अ मल्टीपल क्वेश्चंस। तो देन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एबी ओवरसीज। हमने क्या किया, अब स्टार्टिंग विद द फ्यू स्टूडेंट्स, धीरे धीरे करते करते नाउ वी आर डूइंग अ गुड हैंडसम बिजनेस। बट अभी भी जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को बहुत लर्न करना पड़ता है। आज तक हम अभी तक इतना एजुकेशन में हमें अंदर घुस तक के जाना पड़ता है कि आज भी नई नई चीज़ें आती हैं। राइट तो सर। मेनली अभी हम क्या करते हैं कि अगर एबी ओवरसीज़ की बात करूं, एबी ओवरसीज़ में हम लोगों को ऐसे तो ऑलमोस्ट 23 साल, 23 ईयर्स हो गए हम लोगों को करते हुए। दैट्स रियली अ लॉन्ग ईयर। आज तक हमने कई 1000-1500 स्टूडेंट ही भेजे हैं, ज़्यादा तो नहीं भेजे। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए हम पूरा रिसर्च करते हैं। रिसर्च जैसे क्या होता है कि बच्चा आया तो हम ये चाहते हैं कि हम उसको एक प्रॉपरली गाइड कर पाएँ कि उसके लिए कौन सी कंट्री सूटेबल है, उसका बजट क्या है, उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अब हम उस गोल को भी डिवाइड करते हैं, 5 ईयर गोल क्या है, 10 ईयर गोल क्या है, या आगे उसको पढ़ के वापस आना है या वहीं सेटल होना है। तो मल्टीपल थिंग्स वी न्यू इट। आज हमारे पास 850 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वी हैव 31 कंट्रीज़ जिसमें हम डील करते हैं। वी हैव currently we are operating with 4 different locations. तो we have multiple things. तो AB overseas में mainly we are more in career counseling. We can help to the student कि एटलीस्ट उसको एक बड़ा क्लियर आइडिया हो कि व्हाट ही वांट टू डू इट। सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये मानना है कि इंडिया में उतनी प्रोग्रेस नहीं है और वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं सो दैट दे कैन सेटल देमसेल्व्स, दे कैन अर्न हैंडसम सैलरी। सो आपको क्या लगता है कितने चैलेंजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स को फेस करने होते हैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी डरे रहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, डिफ़िकल्ट या लॉन्ग तो कुछ नहीं होता। मेनली होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट चाहता क्या है? राइट। सबसे पहले स्टूडेंट क्या चाहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो पेरेंट्स, बच्चा पैदा बाद में होता है, पेरेंट्स पहले से ख्याल लगाना शुरू कर देते हैं कि इस बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। तो सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक चीज़ मुझे को बिल्कुल क्लियर चाहिए
क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बड़े डाउट्स होते हैं कि स्टडी अब्रॉड की प्लानिंग क्या उनको 6th और 7th स्टैंडर्ड से ही कर लेनी चाहिए या फिर आफ्टर पासिंग 12th करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बहुत जल्दी प्लानिंग करनी चाहिए, इस चीज़ को माइंडसेट होना चाहिए उनका, या फिर बाद में भी कर सकते हैं वो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक कि प्लानिंग की बात है ना पंकज, तो उसमें होता क्या है, आइडली देयर इज़ अ माइंडसेट। फिर वहीं आता हूँ वापस कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, बिना पैसे के पढ़े, कि मेरे को पैसा भी ना लगाना पड़े। सेकेंडली उसका जो है, उसके लिए मुझे जो है बच्चे को आइडली 8th स्टैंडर्ड से हम लोगों को उसकी प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। Right, प्रोफाइल क्या चीज़ होता है, दैट्स कॉल्ड कैंडिडेट प्रोफाइल। अब मैं इसको थोड़े दूसरे शब्दों में समझाना चाहता हूँ। आजकल हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े। बिल्कुल। कोई बच्चा नहीं, पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि वो हल्की यूनिवर्सिटी में पढ़े। अब वो ये क्या पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा 95% 96% नंबर लाएगा ना, तो उसको एक वर्ल्ड की, यूएसए की टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से नीचे कोई बात नहीं करता। क्या ये सही है? आज इंडिया के अंदर कितना ही बच्चा बैठता है, कितने बच्चों का 98-97% मार्क्स आते हैं। क्या बिल्कुल। हार्वर्ड उसको ले लेगा? कैम्ब्रिज उसको ले लेगा? क्या आईवी लीग यूनिवर्सिटीज उसको ले लेगी? नहीं, क्योंकि ओनली द बेस ऑफ द एकेडमिक, इट्स रियली डिफिकल्ट। तो होता क्या है कि जो क्राइटेरिया क्या है, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज होती है ना, दे आर नॉट गोइंग टू पिक अप द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स ओनली। दे वांट टू सी ओवरऑल प्रोफाइल, कि मेरा बच्चा ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, मतलब जो है आप वो दूसरी यूनिवर्सिटी में, मतलब मेरे को मेरी कंट्री के लिए क्या करेगा, कि मेरा बच्चा एकेडमिकली अच्छा है, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा खेला हुआ है, कि स्टेट लेवल खेला है, नेशनल लेवल खेला है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस एक एकेडमिक हो जाता। फिर अब मेरा बच्चे ने सोसाइटी के लिए क्या किया है। अब इंडिया में अगर बच्चा है तो उसने सोसाइटी के लिए स्वच्छ भारत अभियान में काम किया है, उसने 2 कंपनीज में इंटर्न की है, उसने कहीं एनजीओ में काम किया है। तो वो सब चीज़ें जो ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है आईवी लीग यूनिवर्सिटी में। तो वो प्रोफाइलिंग वर्क जो है हम लोग 8th क्लास से शुरू करते हैं, एंड देयर विल बी डिफरेंट टेस्ट हम लोग करते हैं। आजकल आप अगर किसी उसमें जाते हो ना, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में, तो बीमारी से बताने के लिए क्या होता है, बीमारी से बताने के लिए पहले वो क्या करते हैं, वो आपकी टेस्टिंग करते हैं कि आपका एक्सरे में क्या आया है, आपके ईसीजी में क्या है, उसके बेसिस पे डॉक्टर दवाई देता है। प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है। राइट, तो सर इट हम वाज लोग वेरी क्या करते हैं, इंसाइटफुल। हम लोग क्या करते हैं, हम कैंडिडेट प्रोफाइलिंग बनाने से पहले हम उसका साइकोमेट्रिक एक टेस्ट करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट से क्या होता है, हमें बड़ा क्लैरिटी आ जाती है कि बच्चा किस स्ट्रीम के लिए परफेक्ट है। उसके बाद में हम लोग जो करते हैं, हम एक ब्रेन मैपिंग करते हैं। ब्रेन मैपिंग इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट। उसमें क्या है कि दिमाग के 7 हिस्से होते हैं, बच्चे का कौन सा हिस्सा एक्टिव है, कि बच्चा मेमोरी कैसी है, बच्चे की ओवरऑल लर्निंग पावर कैसा है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए ना, देन वी गो फॉर द कैंडिडेट प्रोफाइल। सर एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि मुझे लगता है आपसे बिल्कुल पूछना चाहिए। यू आर द बेस्ट पर्सन, यू हैव सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वीज़ा रिजेक्शन से गो थ्रू करना होता है, दे फेस वीज़ा रिजेक्शंस। तो सर ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि उनको नॉलेज नहीं है प्रॉपर उस चीज़ की, या उनका प्रोसेस सही से नहीं चल रहा है, और वो काफ़ी दे लूज देयर होप। वीज़ा रिजेक्शन, हम बिल्कुल भटक गए इस क्वेश्चन से, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा रिजेक्शन के कई सिनेरियो होते हैं। एक बच्चा आर्ट्स का सब्जेक्ट में है और वो साइंस के लिए लगाएगा सुटेबल कोर्स, तो सबसे पहली मेजर चीज़ होती है कि राइट चूजिंग ऑफ द राइट कोर्स। आप साइंस से पढ़ रहे हो, आप नीचे जाते हो, समझ में आता है, बट यू नीड टू गिव ए वेरी स्पेसिफिक रीज़न टू द वीज़ा ऑफिसर वाई यू आर अप्लाइंग दिस कोर्स। ऐसा नहीं कर नहीं सकते, स्ट्रीम चेंज जैसे करते हैं। सेकेंडली लो बजटिंग, पैसा नहीं है फंडिंग, या फिर मेरा आइल्स का स्कोर कंप्लीट नहीं है, या मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं करी, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो वीज़ा रिजेक्शन के देयर आर सो मैनी रीजंस, बट आई फील एक होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको जनरली मैक्सिमम कंट्रीज में जो देखा जाता है कि आपका एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट शुड बी वेरी क्लियर। मेरा फ्यूचर पाथ क्या है, मेरे को ये कोर्स अगर मैंने कर लिया जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा, वाई आई एम अप्लाइंग दिस कोर्स, एंड यू नीड टू गिव ए वेरी सॉलिड आंसर रिटर्न टू इंडिया, कि ये कोर्स करने के बाद मैं इंडिया वापस आऊँगा। तो अगर कोर्स स्पेसिफिक आपका नहीं है और वो कोर्स रेलेवेंट नहीं है आपके पिछले
उसके साथ पढ़े हुए के साथ, तो वीज़ा रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। और वीज़ा रिजेक्शन हर एक कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया है, वी नीड टू मीट आउट। यही एक वीज़ा कंसल्टेंट का हम लोगों का प्राइम जॉब होता है, राइट सर। कि उसको कोर्स कौन सा लेना है, उसको उसका बजट क्या है, उसको कंट्री कौन सी लेनी है, उसको क्यों आगे जाना चाहिए, किस तरह से वीज़ा फाइल क्या होगा, हम उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन भी तो सर proper मैं करेंगे। बताना चाहूँगा, व्हाई आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, उसमें आपने मेंशन किया हुआ है यू हैव नो एनी वीज़ा रिजेक्शन केस, राइट? और प्रोबेबली मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने करवाया है सबका हुआ है। नहीं, रिसेंटली वी गॉट ए वन रिजेक्शन आल्सो। ओके, रिसेंटली यू गॉट। तो Yes. सर व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट इन शॉर्ट इफ यू वांट टू अब डिस्कस? उसमें हुआ क्या, स्टूडेंट का इंटरव्यू था, इंटरव्यू में स्टूडेंट ने उसको, जब पजल हो गया स्टूडेंट, अब हालांकि ही वाज फॉर द पीजी कोर्स, उससे पूछा गया तो इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल दिया, जबकि कैम्ब्रिज कॉलेज था वो। तो थोड़ा सा, जब व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव द राइट आंसर टू द वीजा ऑफिसर, ही कैन डिनाई इट। सर मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ और मुझे कन्फ्यूजन है कि कौन सा कोर्स मैं सेलेक्ट करूँ, और इस केस में आप कैसे मेरी हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड द राइट कोर्स फॉर मी? स्पेसिफिक में व्हाट वी नीड टू, हम क्या रिसर्च करते हैं, हम थोड़ा इंडस्ट्री को रिसर्च करते हैं। अब आप समझना मेरी बात को, दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली का 2040 का मास्टर प्लान आ चुका है, तो हमें दिल्ली में ये पता लग जाएगा कि आने वाले 2040 में, आने वाले 15 सालों में किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है, किस सेक्टर के अंदर कितनी जॉब्स आएंगी। ऐसे ये मास्टर प्लान हर कंट्रीज़ का होता है, हम उसको थोड़ा स्पेसिफिकली, फिर अब आप आए, आपके पास मान लो एक साइंस टीम है या कॉमर्स टीम है, तो वी विल सी कि आपको कौन सा कोर्स ले रहे हो, उस कोर्स की आने वाले 5 साल 10 साल बाद जॉब्स अपॉर्चुनिटी कितनी होंगी, राइट। उसको स्टडी करते हुए वी कैन गाइड यू। आपका इंटरेस्ट देखते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, आपका बजट देखते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए विल, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वी विल रिसर्च, तो हम प्लान ए बनाते हैं, बी बनाते हैं, सी बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस, ऑन द बेसिस ऑफ योर बजट, योर लॉन्ग टर्म गोल। आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ के वापस आना चाहते हो, या वो पढ़ के वहाँ सेटल होना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा एक दवाई सब पे लग जाती है, बट येस, हमें क्या करना है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द नीड, फिर हम उसमें अपना इनपुट जरूर देते हैं कि वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और यू शुड हैव समथिंग बैकअप ऑप्शंस। जी तो जी। हम कोर्स में जनरली 2 से 3 कोर्सेज देते हैं, हम उसका स्पेसिफिकली बताते हैं कि 2 साल 5 साल बाद उसकी क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, इस कोर्स को किस किस कंट्री में आपके लिए वैलिड रहेगा, ये कोर्स आप करने के बाद अगर वहीं स्टे करते हो तो क्या होगा, या यू स्विच टू द कंट्री, आप ऑस्ट्रेलिया से बढ़ के यूके जावे, यूके से बढ़ के आप यूएस से जावे, तो उस कोर्स की क्या वैल्यू। तो वी गिव ए वेरी डेप्थ डिटेल। राइट। तो सर इससे क्लियर हो जाता है व्हाई वी शुड जॉइन यू, व्हाई वी शुड जॉइन AB ओवरसीज। इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू नो अ लॉट अबाउट दिस स्टडी अब्रॉड प्रोसेस। फिर भी जस्ट आई वांट टू नो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, AB ओवरसीज ही कोई बंदा क्यों ज्वाइन करे? यस, रियली बहुत अच्छा पंकज, कि AB ओवरसीज़ ही क्यों करें। AB ओवरसीज़ में मेनली क्या है कि मैं कंपेयर करता हूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, जनरली जितने भी कंसल्टेंट आपको मिलेंगे ना, वो चीज़ बेचना चाहेंगे जो उनकी बकेट लिस्ट में है। जनरली वी डू वर्क फॉर द मनी, एवरीबॉडी, जी जी। तो एक्सपेंस तो सब होते ही हैं, वी नीड टू अर्न फ्रॉम द बिजनेस ओनली। तो अदर कंसल्टेंट क्या करते हैं कि मान लो उनके पास 800-900 यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो सिर्फ वही प्रोडक्ट देंगे, और उसमें भी वो चीज़ बेचेंगे जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, कि अगर मेरे को इस यूनिवर्सिटी से कमीशन ज़्यादा है ना, तो वो अपना मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। तो व्हाट वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वी सजेस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़। सेकेंडली वी वर्क ऑन बजट ओनली। द मेन स्पेशलिटी विच वी हैव, हमने कई जगह सक्सेस भी किया है कि स्टूडेंट को 20% कमीशन मिल रही है, एंड वी फाइट फॉर द स्कॉलरशिप्स। वी अंडरस्टैंड कि इसको और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, या ये स्कॉलरशिप को हम 20 से 25 या 30 पे कैसे ले जा सकते हैं। उसके लिए मेजरली हमें क्या करना होता है, येस डेफिनेटली वी डू हैव सर्टेन टेक्निक। हम कई बार ईमेल करते हैं, कई बार अंदर बात करते हैं, कई बार वी लाइजनिंग करते हैं, तो वी डू हैव। मैं आपको एक चीज़ बता दूं पंकज, रिसेंटली हमने एक केस किया, एंड फॉर्चुनेटली वी विल बी एबल टू गेट 100% स्कॉलरशिप। कैन यू, डू यू नो, लोगों को मैं बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को आपके, दैट्स रियली अमेजिंग। कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जो 150% तक स्कॉलरशिप देती हैं। सिंगापुर में हांगकांग की यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आपके बच्चे के 96% मार्क्स आएंगे ना, यू विल गेट 50% स्कॉलरशिप, और 97% मार्क्स आएंगे ना, यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप, 98% मार्क्स आएंगे ना, यू विल गेट 150% स्कॉलरशिप। मतलब आपका बच्चा हांगकांग से अगर पढ़ के इंडिया आना जाना है ना उसको घर के लिए, वो भी फ्री है। तो सेकंड यूएसपी में भी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए। थर्ड जो है, हम ना प्लान ए बी सी जो बनाते हैं ना, उसको हम बैकअप प्लान भी लेके चलते हैं। हमारे पास बैकअप का भी बैकअप होता है। थर्ड, हम उसके लिए अब यूएस में 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंडिया के अंदर शायद ही कोई एजेंट होगा जिसके पास 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्टली एमओयू होगा जिससे वो असाइन होगा। बट अबाउट 3750 यूनिवर्सिटीज़। तो हम इस तरह से वर्किंग करते हैं कि बच्चे का पैसा भी कम लगे, बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिले, एंड रैंक वाइज यूनिवर्सिटीज़। वी डू हैव टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़। वी मेक द स्टूडेंट ब्रांड across 31 nations. यस 31 That's कंट्रीज, great. और ब्रांड बनाते हैं। मेनली हम बच्चे को ना एक उसके रिज्यूम पे एक ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगाते हैं कि अगर वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेंगी। जैसे दूध के ऊपर क्रीम होती है ना, मलाई होती है, तो सबसे पहले वो मलाई उतारी जाती है, दूध को बाद में यूज़ किया जाता है। Right. सेम वे जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है ना, दे टेक द एडमिशन ओनली ऑन द क्रीम स्टूडेंट्स। Agree. तो वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ, तो बाकी आप आओगे तो वी विल डू इट। It's been such an incredible talk. Thank you so much, sir, for discussing this. And I think our viewers have got to know a lot from Mr. Kamal Dudeja. Thank you so much, sir, for discussing such things with us. And I'm sure people will definitely join AB Overseas. Thank you. Thank you, sir.